एक दिन का वाकया होता है जब एक लड़का अपनी माँ को रेलवे स्टेशन से रेल में बिठाता है और उसे दूसरे स्टेशन के लिए चलने लगता है, लेकिन रेल में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। भीड़ भाड़ की वजह से वो दोनों की दोनों ही जो बाथरूम होता है उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। अब बेटा को लगने लगता है कि माँ बीमार है, अब इसको कैसे बाथरूम के पास बिठा कर रखूं। फिर वो आगे टीटी के पास जाने लगता है। टीटी यहाँ पर एक महिला होती है और महिला का मुंह दूसरी तरफ होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का उस टीटी से कहने लगता है कि मेरी माँ के लिए एक सीट दे दो, मेरी माँ बीमार है, अब जैसे करो ऐसे करो, मुझे जितने पैसे देने हैं मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी माँ के लिए एक सीट का इंतज़ाम करो। दोस्तों, यहाँ पर इस आवाज़ को सुनकर जो टीटी साहिबा अपना चेहरा घुमाती हैं तो यहाँ पर ये लड़का हक्का भक्का रह जाता है। दोस्तों, ये टीटी साहिबा कोई और नहीं होती, इसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। 4 साल पहले जिसके साथ इसका तलाक हो गया था, आज वो टीटी बन चुकी होती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर विशाल नाम का एक लड़का जो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है। दोस्तों, घर परिवार में इकलौता बेटा होता है। इसके जो माता पिता होते हैं इसकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और मदद ऐसा रंग लाती है, एक दिन ये सरकारी नौकरी में लग जाता है। अब यहाँ पर घर वालों को चिंता होने लगती है कि विशाल की शादी कर ली जाए, लेकिन विशाल यहाँ पर अपने माता पिता से एक ही बात कहता है कि मैं शादी तो करूँगा लेकिन शादी में दहेज नहीं लूँगा। यहाँ पर उसकी माँ उससे चिढ़ जाती है और कहने लगती है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुझे पता है तू सरकारी नौकर बन चुका है और सरकारी नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती, सरकारी नौकरी की तो बोली लगती है, तुझे नहीं पता कितने पैसे मिलेंगे तुझे। लेकिन यहाँ पर बेटा साफ मना कर देता है, अपने रिश्तेदारों से भी यही बात करता है कि मुझे शादी जरूर करनी है लेकिन मैं शादी किसी गरीब लड़की से करूँगा जो दान दहेज मुझे ना दे और अच्छे से हमारे घर परिवार को चलाए। दोस्तों, यहाँ पर उसके रिश्तेदार भी अब उसके लिए लड़की देखने लगते हैं। पड़ोस का ही एक गाँव होता है, उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम शालिनी होता है। दोस्तों, पढ़ने लिखने में ये लड़की भी बहुत ज़्यादा होशियार होती, लेकिन ये गरीब एक सब्जी बेचने वाले की बेटी होती है। जब रिश्तेदार इनके घर पर पहुंचते हैं, शालिनी के लिए यहाँ पर विशाल का रिश्ता उनको बताते हैं कि इस तरह का रिश्ता है, तो यहाँ पर जो शालिनी के पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि भाई मेरे पास दान दहेज के लिए कुछ भी नहीं है और आपका लड़का तो सरकारी नौकरी में लगा हुआ है, भला कैसे हमारा और आपका संबंध बनेगा। तो यहाँ पर जो रिश्तेदार होते हैं वो कहने लगते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उसका लड़का जो सरकारी नौकरी में है वो सब दहेज के खिलाफ है। वो कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बिना दहेज की शादी करनी है। दोस्तों, दोनों की रजामंदी से यहाँ पर इन दोनों परिवार इकट्ठे होते हैं और इन दोनों लड़का और लड़की की सगाई कर दी जाती है और शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है। दोस्तों, एक दिन इनकी बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो शालिनी होती है अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। दोस्तों, विशाल जॉब करने के लिए बाहर जाया करता क्योंकि उसकी ड्यूटी गांव से करीब करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर होती है। वो बाइक लेकर वहां पर जाया करता और शालिनी घर का कामकाज किया करती। वो बड़े अच्छे से कामकाज करने लगती है, लेकिन जो उसकी सास होती है वो अब शालिनी के ऊपर ताने मारने लगती है और उसे कहने लगती है कि तूने तो मेरे बेटे को लूट लिया, तू तो कुछ ला ही नहीं, अगर तेरी जगह किसी और से मेरे बेटे की शादी होती तो आज हमारे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होती, क्योंकि मेरा बेटा सरकारी नौकर लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर शालिनी कुछ नहीं कहती, चुपचाप इन बातों को सहन करने लगती। एक दिन का वाक्य होता है, हद तो तब हो जाती है जब शालिनी झाड़ू लगा रही होती है, पीछे से इसकी सास
उसकी झाड़ू के पीछे पीछे ही गंदगी को फैला रही थी। दोस्तों शालिनी ये सब देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है। शालिनी कपड़ों को साफ करती तो इसकी सास जो कपड़े टांकने की जगह होती है वहाँ से पकड़कर उन कपड़ों को ज़मीन पर गिरा दिया करती। इस तरह से उसको परेशान करने लगती है। शालिनी यहाँ पर नहीं चाहती थी कि परिवार में किसी भी तरह का विरोध हो, लेकिन वो कै दिन सहन कर पाती। एक दिन उसने आकर अपने पति को सारा वाक़या बताया कि मैं इस तरह से परेशान हूँ, आपकी माँ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हर बार मुझसे ताने मारकर यही कहती है कि तुम दहेज में कुछ नहीं लेकर आए। जब आपको दहेज ही चाहिए था तो हम लोगों से आपने नाता क्यों जोड़ा? हम लोग तो गरीब हैं, मेरे बापू सब्जी बेचकर हमारे परिवार का गुजारा करते हैं, वो कहाँ से दहेज लेकर आएंगे? आपको पहले ही देखना चाहिए था ना। तो यहाँ पर जो विशाल होता है वो कहता है कि मुझे मेरी माँ की आदतों का पता है, तू टेंशन ना कर, तू चुपचाप अपना काम किया जा। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है वो चुपचाप काम करती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो सास है वो हर दिन अपने जो भी यहाँ पर उसके ऊपर आरोप होते हैं, जिस तरह से उसको डांटना होता है, फटकारना होता है, वो सारी चीज़ यहाँ पर लगातार बढ़ाती रहती है। हर दिन इसके काम में यहाँ पर कमी निकाला करती। ये कुछ भी काम करती तो इससे कहती कि तू तो काम जानती ही नहीं, तू तो बेसहूर है, तेरे को तो दिमाग ही नहीं है, तू तो बहुत ही गंदा काम करती। ये देख, तेरे को तो झाड़ू ही लगानी नहीं आती, पीछे देख यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है। दोस्तों ये सास खुद उस कूड़े को पीछे से डाल दिया करती, आगे वो अच्छी तरह से सफाई करती और ये पीछे से उस कूड़े को डाल दिया करती। कपड़ों पर भी ये गंदे हाथ लगा देती तो यहाँ पर अपनी बहू से कहने लगती कि तेरे को तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं है, अगर कपड़े तेरे को धोने नहीं आते तो तू मत धोया कर। तो यहाँ पर जो बहू है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर इतनी ज़्यादा जो डिप्रेशन होता है उसमें चली जाती है और एक दिन नींद की इतनी सारी गोलियां खा लेती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। आनन फानन में ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब इसका पति नौकरी से वापस आता है तो अपनी पत्नी की हालत को देखकर वो भी परेशान होने लगता है। अब यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने पति के हाथ को पकड़कर कहने लगती है कि मैं अब यहाँ से आपके पास आपके घर नहीं जाऊँगी, मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर वो अपने पापा को हॉस्पिटल में बुलाती है और पापा के साथ वहाँ से जाने लगती है। जो यहाँ पर पति होता है वो भी उसे नहीं रोक पाता, क्योंकि इसकी माँ इससे कहने लगती है कि तेरे लिए मैंने दूसरी लड़की देख रखी है जो बहुत ज़्यादा दान दहेज लेकर आएगी, इससे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है और सब तरह से ठीक है। लेकिन पति यहाँ पर कुछ कह ही नहीं पाता, वो चुपचाप रह जाता है और फिर यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है वो वापस अपने मायके चली जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर इनके जो पेपर है वो कोर्ट में दायर कर दिए जाते हैं। कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों को तलाक मिल जाता है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो शालिनी होती है वो अब अपनी पढ़ाई करने लगती है, पिता के साथ भी कामकाज किया करती और अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखती है। इधर जो विशाल होता है वो एक दूसरी लड़की के साथ शादी कर लेता, जहां पर मां कहती है दोस्तों वो लड़की यहां पर इस तरह की होती है कि वो उस सास को ही उल्टा डांटने लगती है। यहाँ पर एक कहावत भी है, जैसे को तैसा मिले सर से सीधा होए। दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही इस सास के साथ होता है। अब इसको ऐसी ही वो बहू मिल चुकी थी, वो बहू इसे हर बार ताना मारा करती और इससे कहती तुझे तो काम करना ही नहीं आता, तुम लोग तो लालची हो, तुम तो लालच के बसीभूत होकर मेरे से शादी की है, क्योंकि ये बहुत ही पैसे वाले की बेटी होती है। दोस्तों कुछ ही दिनों में यहाँ पर इसको एक बेटा भी हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो सास हर दिन अपनी बहू को ताना मारा करती, अब वो सास ताने खाना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों सास बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है और एक दिन का वाक़या होता है, हद तो तब हो जाती है जब ये बहू अपनी सास को सीढ़ियों से धक्का दे देती है और धक्का खाकर वो कलामुंडी खाती खाती जमीन में आकर गिर जाती है। दोस्तों सास और बेटे की दोनों की यहाँ पर हालत को ख़राब कर दिया जाता है। वो यहाँ पर कुछ भी उससे नहीं कह पाते। अब यहाँ पर आसपास के डॉक्टरों में उसे दिखाया जाता है, लेकिन अंदरूनी चोट उसको बहुत ज़्यादा होती है, पेन उसका ठीक नहीं होता। फिर शहर में ले जाने के लिए बेटा तैयार हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ चलो मैं तुम्हें शहर दिखा कर लाता हूँ। दोस्तों उसके बाद ये एक रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ जाकर ट्रेन में बैठने लगते हैं। तो ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, जो माँ होती है वो बाथरूम के पास जाकर बैठ जाती है। उसके बाद बेटा को तरस आता है, वो सोचने लगता है कि माँ को सीट दिलाऊं, कुछ पैसे लेकर टीटी अगर हमें सीट दे दे तो मैं माँ के लिए सीट का इंतजाम करूं। और जब वो टीटी के पास जाता है तो जो महिला टीटी वहाँ पर टिकट चेक कर रही होती है वो महिला टीटी को
कोई और नहीं होती, वो महिला टीटी इनकी तलाकशुदा बहू शालिनी होती है। दोस्तों जब शालिनी यहाँ पर विशाल की तरफ चेहरा करती है तो शालिनी उसे देखकर एक बार हक्का बक्का रह जाती है और फिर पूछने लगती है कि तुम्हें टिकट की क्या ज़रूरत है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर जो विशाल होता है वो पूरा वाक्य बताता है कि मैं अपनी माँ को ले जाकर दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जो शालिनी होती है इनकी बगल में आकर बैठ जाती है, वहीं पर एक सीट खाली पड़ी होती है, उस सीट पर इन्हें बैठा दिया जाता है, उस सीट को इन्हें दे दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो शालिनी होती है अब विशाल से पूछने लगती है कि तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है, क्या हुआ, तुमने कोई शादी कर ली क्या। तो यहाँ पर विशाल कहता है कि हाँ मैंने माँ के कहने पर शादी तो कर ली, मेरा बच्चा भी है, लेकिन मेरी जो पत्नी है वो बस पत्नी नहीं, वो तो बहुत बड़ी बला है। मेरी माँ को भी उसी ने धक्का मारा है जिसकी वजह से मेरी माँ की ये हालत हुई है। दोस्तों यहाँ पर शालिनी को थोड़ी सी खुशी भी होती है, लेकिन शालिनी को उस बुजुर्ग औरत का दुख देखकर दुख भी होता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे करैक्टर की होती है, बहुत ही अच्छा उसका चरित्र होता है। दोस्तों अब यहाँ पर बातचीत करते करते अब विशाल का स्टेशन आ जाता है, विशाल वहाँ पर उतरने लगता है। विशाल यहाँ पर शालिनी से पूछने लगता है कि क्या तुमने शादी कर ली। तो यहाँ पर शालिनी कहती है कि नहीं नहीं, अभी तो मैंने शादी नहीं की, लेकिन मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। विशाल यहाँ पर उसकी तरफ देखकर अपनी आंखों में आंसू भर लाता है। शालिनी उससे कहती है कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, जो तुम्हारी माँ ने कर्म किए थे उनका फल आज इसको मिल रहा है। ऐसे शब्द कहकर वो आगे चली जाती है। ये लोग स्टेशन पर उतर जाते हैं, लेकिन उसकी एक एक बात इनको खटकती रहती है। जो सास यहाँ पर हर बार ताने दिया करती, वो आज फपक फपक कर उस तलाकशुदा बहू को देखकर रो रही होती है, क्योंकि जो नई बहू यहाँ पर आई थी वो बहू नहीं, बहुत बड़ी बला होती है। इनको ऐसा सीधा कर देती है, जो माँ बेटे हैं दोनों के दोनों सीधे चलने लगते हैं। उस माँ को धक्का मारकर ऊपर से नीचे सीढ़ियों के राह फेंक देती है। दोस्तों अब यहाँ पर वो हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ उनका उपचार चलता है और उसके बाद वो अपने घर आ जाते हैं और जैसे तैसे करके अपने इस जीवन को काट रहे होते हैं। तो दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उन लोगों को नहीं पहचान पाते जो लोग सीधे साधे होते, हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, लेकिन उन लोगों को हम लालच के वशीभूत होकर इस तरह से बिखेर देते हैं, इस तरह से उन्हें अपने से जुदा कर देते हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता कि सामने जो आएगा क्या वो ऐसा ही होगा, उससे भी बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर भी इस सास के साथ ऐसा ही हुआ। दोस्तों अब ये सास वहाँ पर बिल्कुल सीधी होकर चल रही है। तो दोस्तों इस कहानी पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर सास ने जो कदम उठाए थे क्या वो उचित थे या अनुचित थे। सास को ऐसा अपनी बहू के साथ करना चाहिए था। वो दहेज नहीं लेकर आई तो इसका मतलब ये है कि वो झाड़ू लगाएगी, उसके पीछे तुम कूड़ा फैला दोगी, वो कपड़े साफ करेगी, आप पीछे से अपने हाथों से उस कपड़ों को पोंछ लोगे और उससे कहोगे तुझे तो कपड़े धोने ही नहीं आते। दोस्तों ये कहावत हकीकत है, जैसे को तैसा मिले सर से सीधा हुए। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। उस सास को उसकी जो दूसरी वाली बहू होती है उससे भी ऊपर मिल जाती है और आज वो बहू उसको सीधा करके रखती है। तो दोस्तों ये थी आज एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? आपको अगर प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं, अपना कमेंट ज़रूर देकर जाएं कि यहाँ पर सास को क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं चाहिए था। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।